नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस के 1000 प्रश्नों की सीरीज में। पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो को भी शुरू करेंगे। जो साथी अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देने लगेगा? ए लाल, बी हरा, सी नीला या डी पीला। तो यदि आप लाल कांच को बहुत अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वह हरे रंग का दिखाई देने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो ये आसान सा प्रश्न है। प्रकाश का रंग हमेशा तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला है, सूर्य की किरणें कितने रंगों में विभाजित होती हैं? तो हमने देखा था प्रिज्म पर सूर्य की किरणों का वर्ण विक्षेपण होता है, तो 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती हैं। अगला है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। अगला है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो मेन या प्राइमरी रंग रहते हैं तो लाल, हरा और नीला होते हैं। तो इसका आंसर लाल, नीला और पीला होते, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो प्राइमरी रंग होते हैं, हमने पढ़े हुए थे कल। अगला है हमारा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगला है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो जब तीनों रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो ये सफ़ेद रंग उत्पन्न करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो फिल्म होता है, जो आँख की तरह काम करता है। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में किया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तुलाकार या डी समान मोटाई का। तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँखों की योग्यता की कमी को क्या कहते हैं? भाई, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया। तो इसका आंसर है प्रेसबायोपिया। अगला है, ये आंखों से संबंधित दोष हैं कुछ, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब को लेंस चित्र भेजना या इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का कार्य है हमारा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि भाई उसको कंट्रोल करके रखना। अगला है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, या वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, या वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। अगला है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या आईबॉल। तो इसका आंसर है आइरिस के द्वारा ये आँख में जाने वाली, अभी हमने हाल ही में देखा था, ये देख सकते हैं आप लोग प्रश्न कि आइरिस का क्या कार्य होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, ऑप्शन सी। अगला है, नेत्रदान में दाता के आँख के कौन से हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आपने सुना होगा कि भाई नेत्रदान कर दिया है, तो इसमें आँख का कौन सा हिस्सा है जो कि प्रतिरोपित यानी दान किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्निया। अगला है हमारा, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं? कॉर्निया से, नेत्र तारा से, रेटिना से या लेंस से। तो इसका आंसर है हमारा 15 वाले का ऑप्शन नंबर सी, रेटिना से। अगला है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये कई बार पूछा गया है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये है 25 सेंटीमीटर होती है, इसको याद रखना। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसका कौन सा दृष्टि दोष होगा? भाई, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 2 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यदि आप दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं तो होगा दूर दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु को देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या कहा गया, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता यानी पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो उसको है ऑप्शन नंबर, यानी पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। अगला है हमारा, दृष्टि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि मायोपिया वाला नजदीक स्थित वस्तु के साथ स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, या ना ही नजदीक या ना ही दूर वस्तुओं को
स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जिसको भी दृष्टि मायोपिया यानी दृष्टि दोष है तो वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। एक होता है बायोपिया, एक होता है मायोपिया। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं या निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं या वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं या वस्तुएं उल्टी। तो मैंने अभी बताया था वही दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु तो उसको दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का? अभी हमने निकट वाला पढ़ा था तो अब पूछा गया है दूर का। तो दूर वाले के में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और एक में अवतल का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखना। भाई बुढ़ापे में दूर दृष्टि बहुत खराब होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, अपनी पारदर्शिता खो देता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, जो लेंस होता है वो छोटा हो जाता है, इससे क्या है आंखें खराब हो जाती हैं। अगला है वर्ण अंधता यानी वर्ण में डिफरेंस नहीं करना, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो इसमें किसी भी लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ऐसा कोई लेंस है जिससे हम कलर ब्लाइंडनेस को खत्म कर सकें। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष जिसे हम प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, इनके इंग्लिश नाम जरूर याद रखना। कभी कभी क्या होता है प्रश्न में सीधे इंग्लिश नाम ही पूछ लिया जाता है कि प्रेस बायोपिया का उपचार कैसे होगा, और कभी कभी दोनों बाइलिंगुअल दिया रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथे वाले का डी, बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सीय लेंस का इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमता आभासी प्रतिबिंब, या दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, या आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो मानव नेत्र लेंस एक कैमरे के समान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है हमारा सूची ए निकट दृष्टि दोष, सूची बी दूर दृष्टि दोष, सूची सी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये 4 दोष दिए गए हैं और इनके जो निराकरण के लिए हम किस लेंसों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए हमने अभी पढ़ा है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा तीसरा है जरा दृष्टि दोष के लिए यानी जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस। और जो अंतिम है हमारा अबिंदुकता, तो अबिंदुकता के लिए हम करते हैं बेलनाकार लेंस का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, चश्मा उतार देना चाहिए। चाहे वह चश्मा उतार दें या पहने रहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है उनका बी वाला, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, तब उनको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना चाहिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस दिया जाता है, सही है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, सही है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, सही है। अबिंदुकता के उपचार में बाइफोकस लेंस नहीं, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूर दृष्टि के लिए अभी हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं? इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो देखो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान देना, आप लोग उत्तल देखोगे और दर्पण पर टिक कर दोगे, हालांकि यहाँ पर क्या होता है उत्तल लेंस इसका आंसर होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला है हमारा मायोपिया से क्या तात्पर्य है? देखो मैंने आपसे पूछा था भाई आपको जो इंग्लिश नाम है यहाँ पर याद रखने हैं कि मायोपिया, बायोपिया, प्रेस बायोपिया ये क्या होते हैं। तो ये जो मायोपिया है ये मायोपिया होता है हमारा निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। अगला है हाइपरट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? भाई हाइपरट्रोपिया किस चीज़ के लिए बोलते हैं? तो हाइपरट्रोपिया बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष के लिए। अगला है हमारा एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु यानी पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए कौन सा दोष हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष उसको हो जाएगा क्योंकि वह पास की दूर की वस्तु को। अगला है हमारा एक आदमी
1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी जो 1 मीटर है यानी पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो वो दूर की वस्तु को तो देख पा रहा है, तो दूर दृष्टि दोष से वह पीड़ित हो गया। अगला है ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन किस चीज का मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, प्रतिदीप्ति घनत्व या चमक का, तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला है दूरबीन क्या है। दूरबीन दूर की वस्तु देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु देख सकते हैं, पानी की गहराई माप सकते हैं, तो दूरबीन नाम से स्पष्ट है कि दूर की वस्तु को इससे देखा जा सकता है। अगला है घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत आसान सा प्रश्न है, बी नंबर का आवर्धक लेंस, यानी जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाए। अगला है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिकी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोप। ये तीनों चीजें तो होती हैं छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम, तो इसका आंसर आविष्कार किया था गैलीलियो के द्वारा। अगला है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार में, तो अवतल लेंस हमने देखा था अभी, निकट दृष्टि दोष के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। ए, उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित करता है, बी, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है, या डी, प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं, तरंग के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग, तो इसका आंसर हो जाता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाशिक तंतु में मतलब प्रवाहित होते हैं। अगला है तारे टिमटिमाते हैं, तो ये आसान सा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसमें कंफ्यूजन होता है देखने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक परावैंगनी किरण का विच्छेदन कर सकता है, कौन सा कांच कर सकता है भाई, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जोना कांच या क्रुक्स कांच, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रुक्स कांच। अगला है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बैगनी और नारंगी रंग, नीला और लाल रंग, इंडिगो और पीला रंग या पीला और बैगनी रंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, नीला और लाल रंग का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है पौधों के द्वारा। अगला है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, गोधूली में सूर्य का आमाप, गोधूली मतलब शाम के समय, उषा काल में सूर्य का रंग यानी सुबह के, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, यानी हमें भ्रम हो रहा है ये, इनमें से कौन सी घटनाएं दृष्टि भ्रम है, तो इसका आंसर है ए नंबर वाला, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी गोधूली में सूर्य का आमाप हमें दृष्टि भ्रम के कारण बदला हुआ दिखाई देता है, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये सब दृष्टि भ्रम है। अगला है कथन, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, दृष्टि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है, कारण क्या है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे की तुलना में ज्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, ए और आर दोनों सही हैं, इसका क्या होगा आंसर, सातवें वाले का ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है, यानी प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको देख लेना थोड़ा सा। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश, हरे, लाल या पीले, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला है हमारा, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परित्यक्त प्रभावित करती हैं, तरंगदैर्घ्य, आकृति, वेग, केवल वेग एवं आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति या केवल तरंगदैर्घ्य और वेग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है, पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण, लेंस के व्यास और फोकस दूरी के परिवर्तन के कारण, या रोडरसन का व्यंजक व पुनः रचना होना, या आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
10वें का है डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। अगला है हमारा, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं। ये कौन सा दृष्टि दोष है? तो ये दृष्टि दोष कहलाता है हमारा अबिंदुकता। अगला है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस की यदि हम बात करें तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक या प्रकाशिक फाइबर या तंतु भी बोलते हैं, केवल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरणित परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। अगला है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। तो यह क्यों होता है? तो लाल प्रकाश का वायुमंडल में न्यूनतम विकिरण होता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल में सर्वाधिक विकिरण होता है, या सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, या पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम विकिरण होता है। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके? तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। अगला है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो अभी हमने पिछली वीडियो में बहुत बार देखा था कि भाई एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के विकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऐसा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी वाला कि छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को हम एक नली के द्वारा संपर्क में लाएंगे। अगला है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर करती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है या आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण पर निर्भर करती है। अगला है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा ध्वनि की गति उतनी तेज होगी। और प्रकाश का क्या होता है, माध्यम जितना ज़्यादा विरल होगा उसकी गति, प्रकाश का माध्यम जितना ज़्यादा विरल होगा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के बीच में सबसे न्यूनतम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा विरल माध्यम होगा प्रकाश की गति उतनी ज़्यादा तेज होगी। भाई निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज होगी, फिर वायु में, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद कांच में न्यूनतम होती है। अगला है हमारा, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? तो ताप का उसका तारे के रंग से पता चलता है। इसको जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ तारे नीले दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं और लाल दिखाई देते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का 1 और 2, यानी स्थलीय तापन तथा प्रकाश परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है रेगिस्तान में मरीचिका। अगला है, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² में समीकरण में सी गोतक है। तो भाई सी प्रकाश का वेग का गोतक है। बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। अगला है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है? कौन से दिन दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। अच्छा प्रश्न है ये। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सस्ते होते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ये आंखों के लिए शीतल हैं। ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला है, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि खतरे के निशान आप देखना लाल रंग के बनाए जाते हैं, इनका प्रकीर्णन कम होता है।
तो ये दूर से भी दिखाई पड़ जाते हैं। अगला है, बरसात के दिनों पर जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण? तो ऐसी घटना देखने को मिलती है परिक्षेपण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? तो इसका आंसर है हमारा ए, अपवर्तन के कारण। अगला है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, सीधे मछली पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, या पानी की ऊपरी सतह पर? तो इसका आंसर हो जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे मारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मछली थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? भाई फोटोन प्रकाश की यूनिट है। अगला है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? कि भाई प्रकाश कणों में भी गति करते हैं, तो व्यतिकरण के द्वारा, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के द्वारा, विवर्तन के द्वारा या ध्रुवीकरण के द्वारा। तो ऐसी घटना की जो होती है प्रकाश विद्युत के कारण इसकी पुष्टि की जाती है। अगला है, प्रश्न बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, जिसमें किस कारण से होता है? तो केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण, केवल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, या दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते लचीलेपन के कारण, या सिलियरी मांसपेशियों और आई लेंस की अचानक शिथिलता के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों इसके कारण हैं। भाई मांसपेशियों के कमजोर भी होना और आई लेंस के लचीलेपन के भी कम होने के कारण ये होते हैं। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? भाई अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता और अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगी, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ये घटना होती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकर लेंस? तो समतल अवतल लेंस को हम या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस जो आपने जैसे हम बचपन में एक जो कंपास बॉक्स में निकलता था, एक हैंडल टाइप में, जिसको हम आग लगाने के लिए प्रयोग करते थे कागज में सूर्य के प्रकाश से, तो ये आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सही है? मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एक हमसे सही पूछा गया है, तो इसका आंसर है बी, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है, क्योंकि यह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। यह घटना किस पर आधारित होती है? विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का आपने नाम सुना होगा, जिसमें प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, या कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक की तुलना में कम होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है। यहाँ से हमारा अंतिम प्रश्न खत्म हुआ। ये 80 प्रश्नों को हमने देखा है और हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। हम अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।